सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, कोई इंकशाफ करना हो या कोई अहम बात बतानी हो, किसी का राज अफशा करना हो तो इसके लिए एक ख़ास टर्म इस्तेमाल की जाती है और इसको क्या कहा जाता है? पंडोरा बॉक्स। हम अक्सर इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते आए हैं और इस लफ्ज़ को सुनते भी आए हैं। मतलब फ़लाँ सियासतदान के बयान ने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। अच्छा, आम तौर पे ख्याल ये किया जाता है, ज़रा बड़ा इंटरेस्टिंग है, गौर से सुनिएगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि बैकग्राउंड क्या है इस पंडोरा बॉक्स का, ये लफ्ज़ कहाँ से निकला, ये टर्म कहाँ से निकली, क्यों कहा जाता है पंडोरा बॉक्स। आम तौर पर ख्याल ये किया जाता है जी पंडोरा बॉक्स जो है ना, खुफिया ख़बरों का कोई जाए मुकाम है जहाँ उन्हें दफन कर दिया जाता है और वक्त आने पर फिर गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं। और ये टर्म आखिर वजूद में कैसे आई थी, इसकी एक तारीख है, कहानी है। कहानी कुछ यूँ है कि जी पंडोरा बुनियादी तौर पर एक लड़की थी। सही सुना आपने, एक लड़की थी पंडोरा और उसके पास एक बॉक्स था। अब मैं आपको डिटेल्स बताती हूँ कि असल में पंडोरा कौन थी और उसके बॉक्स की हकीकत क्या थी और उस बॉक्स में क्या क्या चीज़ें थीं। दुनिया के हर खित्ते की तहजीब की अपनी अपनी ख्याली कहानियाँ होती हैं। जैसे अरबों की ख्याली कहानियों में अलिफ लैला, अली बाबा 40 चोर, हातिम ताई, आपने भी बचपन में ज़रूर पढ़ी होंगी। अब इसी तरह पंडोरा जो है ना, वो कदीम यूनान की ख्याली कहानियों का एक शैतानी किरदार है जिसे यूनानी कहानियों में पहली इंसान खातून माना जाता है, जिसका जिक्र एक नज़म में भी मिलता है। अच्छा, नज़म के मुताबिक पंडोरा का जो मुजस्मा है वो एक यूनानी देवताओं के सरबराह के कहने पर बनाया गया और वो जो मुजस्मा था वो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप था। उसे देखने के बाद यूनान के जो दूसरे देवताओं हैं उन्होंने मुजस्मे को अपनी अपनी ताकत के मुताबिक खूबियाँ और तहाइफ अता किए। अच्छा, यूनानी अकायद के मुताबिक सबसे पहले एक देवी ने उस मुजस्मे में ज़िंदगी फूंकी और उसे चांदी की खूबसूरत पोशाक पहनाई और उस मुजस्मे को खूबसूरत जेवरात से आरास्ता कर दिया। उसके अलावा एक और देवता ने उस मुजस्मे को लोगों के दिलों को मुतासिर करने की कुव्वत अता की और एक और देवता ने उसे खूबसूरत आवाज़ और गीत गाने सिखाए। एक देवता ने पंडोरा को खुश कलामी, अयारी, मकारी, चालाकी, खुशामद और बेखौफी के तहाइफ अता किए और बाकी देवताओं ने भी उसे अपनी ताकत के मुताबिक कीमती तोहफे दिए। अच्छा, जब ये सारे तहाइफ हासिल कर लिए गए उसके बाद पंडोरा नामी मुजस्मा बड़े देवता के सामने पेश किया गया तो देवताओं के सरबराह ने उस मुजस्मे को एक बॉक्स दिया जिसमें बहुत सी दुख देने वाली चीज़ें थीं। बॉक्स में दुख देने वाली चीज़ें थीं। उस बॉक्स में, अब आप सोच रहे हो दुख देने वाली चीज़ें क्या थीं? उस बॉक्स में था बुढ़ापा, तरह तरह की बीमारियाँ, उस बॉक्स में था पागलपन, उस बॉक्स में थी परेशानियाँ और बॉक्स में सबसे नीचे थी उम्मीद। उम्मीद जिसे बांधा गया था। उस बॉक्स का नाम पंडोरा बॉक्स था, जिसे आजकल हर सियासतदान खोलता है और अखबार में पढ़ने को मिलता है कि फ़लाँ सियासतदान ने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। सहाफ़ी हज़रात भी सियासतदानों के भेद खोलते हैं और उन्हें पंडोरा बॉक्स कहते हैं। अच्छा, असल में नाज़रीन, ना वो मुजस्मा होता है और ना बॉक्स होता है, ना ही पंडोरा बॉक्स होता है और ना ही नित नए राज खुलते हैं और जिस किसी के भी राज फाश होते हैं वो परेशान ना होते हैं और ना ब्लैकमेलिंग की जाती है। लेकिन अब ये जो पंडोरा बॉक्स है ना, ये हमारी ज़िंदगियों में हर चंद दिन बाद खुलता ही रहता है। सियासतदान हो, सहाफ़ी हो, अदाकार हो, कोई भी किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला हो, वो किसी घड़ी भी नया पंडोरा बॉक्स खोल देता है। अच्छा, कितनी अजीब बात नहीं है कि ये एक वाहिद ऐसा बॉक्स है जिसको खोलने से सब डरते हैं, वरना सालगिरह हो, कोई भी त्यौहार हो तो लोग एक दूसरे से जो तोहफे तहाइफ आपको मिलते हैं और बड़े बेसब्रे होकर लोग उन तहाइफ को खोलते हैं, अनबॉक्स करते हैं। लेकिन पंडोरा बॉक्स, इसका सरप्राइज़ कोई पसंद नहीं करता क्योंकि ऐसे सरप्राइजेस धचका देते हैं, खुशी नहीं देते। जैसा कि पनामा का स्कैंडल क्या बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स नहीं था? फिर उसके बाद जो आफ्टर शॉक्स थे वो आज तक मुस्लिम लीग नून भुगत रही है, उनको सामने वो धचके अभी तक लग रहे हैं। फिर वो JIT जिसने नवाज शरीफ साहब के करप्शन केसेस पर तहकीकात की, लेकिन तहकीकात पर मबनी जो वॉल्यूम 10 था वो पब्लिक नहीं किया गया क्योंकि उस वक्त इस खदशे का इजहार किया गया था कि अगर ये वॉल्यूम पब्लिक कर दिया जाता तो मज़ीद पंडोरा बॉक्स खुल सकता है और मुल्क इंतशार की जानिब जा सकता है। अब इसी वजह से इस वॉल्यूम को पब्लिक नहीं किया गया। अच्छा, गर्ज की कई ऐसे राज थे जिन्होंने सियासत की दुनिया में बाकायदा तहलका मचा दिया
और कई राज अब तक सीने में दफन है जो शायद वक्त गुजरने के साथ साथ पंडोरा बॉक्स की शक्ल इख्तियार कर लें। अब फिर एक ऐसा पंडोरा बॉक्स खुल गया जिसने ऑपोजिशन और हुकूमत को आमने सामने खड़ा कर दिया। मुल्क मुश्किल हालों में है, महंगाई का तूफान है, बाहर भी दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ है, लेकिन ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान अभी तक जो हो रहा है वो आपके सामने है। उनकी आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं, ये आमने सामने खड़े हुए हैं, अपने अपने मफादात का ढोल पीटा जा रहा है। अब नवाज शरीफ साहब की वैक्सीन को लेकर नया एक तनाज़ा खड़ा हो गया। कहा जा रहा है कि नून लीग के कायद को जाली कोरोना वैक्सीन लग गई, एक और हेरा फेरी हो गई। यानी नवाज शरीफ साहब लंदन की सैर पर हैं और उन्हें वैक्सीन लाहौर में लग गई। मुतल्लिका लोग मुअत्तल हो गए, ऑपोजिशन इसको हुकूमत की नाअहली करार दे रही है, जबकि हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि जालसाजी, जाली काम, जिस जमात या जिस ख़ानदान की रिवायत हो, पहचान हो, तो फिर वैक्सीनेशन भी तो जाली हो सकती है ना। लेकिन नाज़रीन, हकीकत ये है कि नवाज शरीफ साहब की जाली वैक्सीनेशन को लेकर हुकूमती खिलाड़ी जो मर्जी कहें, हकीकत में हुकूमत की सफ़ों में हलचल सी ज़रूर मची है, जिसका पता मुतल्लिका लोगों को मुअत्तल करने से लगाया जा सकता है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब के नाम पर कोरोना वैक्सीन के गलत अंदराज के मामले पर जो कोट ख्वाजा सईद अस्पताल के MS हैं डॉक्टर और गफलत करने वाले सीनियर मेडिकल ऑफिसर, उनको मुअत्तल कर दिया गया। अब नवाज शरीफ साहब की वैक्सीन की जो जाली एंट्री है उस पर हुकूमत जिम्मेदारों का तयन करते हुए भरपूर एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। और तफसीलात के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की वैक्सीन की जो जाली एंट्री है उसके मामले पर इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई है। इंक्वायरी कमेटी ने मामले पर 7 अफराद को जिम्मेदार भी करार दे दी है और कमेटी ने यह बताया है कि जी वैक्सीनेशन सेंटर पर तैनात जो अमला है वो गैर तरबियत याफ्ता था और वाक़ये में सबसे ज़्यादा गफलत MS डॉक्टर अहमद नदीम की थी, जबकि रिकॉर्ड की चेकिंग के दौरान बहुत से तजादात पाए गए। अब ऑपोजिशन इसी बात को कैश करवाती हुई नज़र आ रही है और मुस्लिम लीग नून की अज़मा बुखारी कहती हैं कि जी ये बात यकीनी है कि हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन का जो रिकॉर्ड है वह दुरुस्त तरीके से मेंटेन नहीं किया और अब नवाज शरीफ की जो जाली वैक्सीन है उसके हवाले से इंकशाफ के बाद ये बात और भी वाज़ेह हो गई है कि हुकूमत ने जानबूझकर वैक्सीन से मुताल्लिक़ एंट्रियाँ करवाई हैं। और अब नाज़रीन, मरीम नवाज़ ने भी इस सारे मामले को मज़ाक़ा खेज़ करार देते हुए अपनी जो तनकीदी तोपें हैं उसका रुख हुकूमत की तरफ कर लिया। मरीम का क्लिप चलाइएगा। अच्छा, सुना आपने मरीम नवाज़ साहिबा को हुकूमत ने नवाज शरीफ की वैक्सीनेशन से मुताल्लिक़ गलती की, इंतज़ामिया ने इस गलती को ठीक करने की कोशिश करते हुए ज़िम्मेदारों का तयन किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की। अगर नून लीग ये समझती है कि हुकूमत का अपनी गलती पर यह कफ़ारा कम है तो फिर शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला पंजाब थे तो वो भी गलती करने पर किसी भी महकमे के ओहदेदार को मुअत्तल कर देते थे। और आपको याद होगा कि मुअत्तल करने में उस वक्त शहबाज शरीफ बहुत मशहूर थे। ऐसे में अगर ये कहा जाए कि शहबाज शरीफ ने अपनी कोताही छुपाने के लिए अफसरों को कुर्बानी का बकरा बनाया तो क्या नून लीग की नायब सदर ये बात मान लेंगी? इसमें कोई दो राय नहीं है कि गलती तो होती है और गलती हुई है और हुकूमत ने उस पर एक्शन भी लिया है। मैं मरीम साहिबा से अदब के साथ अर्ज़ करूँगी कि चलें, हुकूमत से गलती हो गई, अब वक्त का तकाजा तो ये था ना कि इस बात को बढ़ाया नहीं जाता, लेकिन वो ऑपोजिशन ही क्या जो हुकूमत पर तनकीद करने का कोई भी मौका हाथ से जाने दे। अब नवाज शरीफ की वैक्सीनेशन के मामले पर गलती हो गई थी ना, तो नून लीग इसको मुतनाज़ बनाने के बजाय गलती समझकर बात पर मट्टी डाल देती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मरियम ने इस बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान किया और मरियम साहिबा कहती है कि जी उनको इस बात की तशवीश है कि जी हुकूमत की इस नाअहली और गलती की वजह से दुनिया में हमारी बेइज्जती हो सकती है। तो मैं हकीकत पे मबनी जो फैक्ट्स हैं ना वो ज़रा बताती चलूँ। जिस वक्त मौजिज़ जजेस पर बहतान लगाए जा रहे थे, उनकी वीडियो को मंजर आम पर लाया जा रहा था, पाक फौज के सरबराहों पर खुल्लम खुला कीचड़ उछाला जा रहा था, उस वक्त ख्याल क्यों नहीं आया कि ऐसा करने से दुनिया में ना सिर्फ पाकिस्तान के वक़ार को नुकसान पहुंचेगा बल्कि पूरी दुनिया में हमारे इदारे भी मुतनाज़ हो सकते हैं। लेकिन उस वक्त चूँकि मकसद कुछ और था, मकसद अपने मुकदमात में रिलीफ हासिल करना था, मकसद इक़्तिदार का हुसूल था, इसीलिए उस वक्त मुस्लिम लीग नून को एक ख्याल तक ना आया और आता भी कैसे कि जी इनकी सियासत से खुद नून लीग को तो फ़ायदा पहुँच सकता है, लेकिन इसमें मुल्क का कुछ भला नहीं हो सकता बल्कि नुकसान हो सकता है, पूरी दुनिया में हमारा मजाक बन सकता है और मजाक बना भी। और भारतीय मीडिया ने हमारे इन रहनुमाओं के अल्फाज को, जैसे कहते हैं लफ्ज़ पकड़ना, उन्होंने हमारे इन जो ये हमारे सो कॉल्ड ये रहबर हैं, रहनुमा हैं, इनके अल्फाज को पकड़कर अपने फ़ायदे के लिए खूब इस्तेमाल किया, बेचा अपनी स्क्रीन पे, खूब मंजन चूरन बेचा इनके लफ्ज़ों का। और अब मैं पूछती हूँ, क्या उस वक्त दुनिया में वो जो
उड़ रहा था वो हमारा मजाक नहीं था तो और क्या था। और एक और अहम बात कि मरियम साहिबा ने न्यूजीलैंड की टीम के पाकिस्तान का जो दौरा मनसूख करने पर इमरान खान साहब को सब्ज पासपोर्ट की इज्जत कराने का ताना दिया था, याद है आपको? क्या इनकी इस तनकीद से आलमी दुनिया में हमें पजीराई मिली होगी? मरियम साहिबा ने न्यूजीलैंड के दौरा मनसूख करने पर अपना रद्दअमल तो दिया, लेकिन जब इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान का दौरा मनसूख किया तो उस वक्त मरियम ने या उनकी जो जमात है उसके किसी भी रहनुमा ने ये बात क्यों ना किया, मुझे बताएं। हुकूमती तर्जुमान इस बारे में कहते हैं कि जी मरियम साहिबा ने इंग्लैंड का दौरा मनसूख करने पर इसीलिए बात नहीं की क्योंकि वहाँ इनके अपने मुफादात वाबस्ते हैं और सबसे बढ़कर नवाज शरीफ खुद लंदन में मुकीम है। इसीलिए ना जहाँ नून लीग का बस चला वहाँ इसने हुकूमत पे दबा के तनकीद कर दी, और जहाँ अपना फ़ायदा था वहाँ भी खामोश ही रहना चाहिए क्योंकि फ़ायदा जो है अपना। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमों के मुंह फेर लेने से पाकिस्तान की साख मुतासला के बंदो होना तो ये चाहिए था कि अपोजिशन हुकूमत पे गरजने की बजाय पाकिस्तान के खिलाफ जो आलमी साजिश करने वाले हैं उनसे निमटते, इकट्ठे हो जाते, एक पेज पर आ जाते कि हमारे मुल्क का मामला है, पाकिस्तान का मामला है। लेकिन ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? इन सबको तो अपनी अपनी पड़ी हुई है, अपने अपने मुफादात हैं, अपने अपने बेनिफिट्स हैं। ऐसा नहीं हुआ और होना भी नहीं था कि ये एक पेज पर आ जाते। ये आते एक पेज पे अगर सबसे ऊपर सबसे पहले पाकिस्तान को रखते, मुल्क को रखते, लेकिन मुल्क से ऊपर अफसोस के साथ कहूंगी इनके अपने मुफादात है, जाती मुफादात है, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। बल्कि हुकूमती नुमाइंदे तो ये कह रहे हैं ना कि नवाज शरीफ साहब की जो जाली वैक्सीन है इसके पीछे भी नून लीग का अपना हाथ हो सकता है। असद उमर साहब का क्लिप होगा, जरा टीम चलाइएगा जी। तो सुना आपने, अब हुकूमत क्या कह रही है कि जी नवाज शरीफ साहब की जो जाली वैक्सीनेशन वाला शोशा है वो खुद नून लीग ने बनाया ताकि हुकूमत को नाकाम साबित करने की कोशिश की जाए। और शहबाज गिल ने इस हवाले से कई ट्वीट्स भी की हैं। और क्या कहते हैं जी, उनकी ट्वीट है, ज़रा टीवी स्क्रीन पर दिखाइएगा आप, प्रोड्यूसर साहब चलाइएगा। वो लिखते हैं जी कि ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाला जा रहा है और दुनिया के इदारे कोरोना के खिलाफ बेहतरीन हिकमत अमली पर पाकिस्तान की तारीफ भी कर रहे हैं, शरीफ माफिया पाकिस्तान की वैक्सीनेशन मुहिम को बदनाम करने की घिनौनी साजिशों में मसरूफ़ है। इस मुहिम में शामिल किरदारों की तफसीलात जल्द आवाम के सामने रखी जाएंगी। अच्छा, शहबाज गिल ने इस हवाले से एक और ट्वीट भी की है और ज़रा ये ट्वीट भी चला दीजिएगा स्क्रीन पे नाजरीन के लिए। क्या लिखते हैं जी शहबाज गिल साहब? वो लिखते हैं जी कि नवाज शरीफ जो वैक्सीन स्कैंडल है इसमें मुलव्विस वैक्सीनेटर सिर्फ मुअत्तल नहीं बल्कि उनको जेल में भी डाला जा रहा है। मुल्क की बदनामी की इस कोशिश में नून लीगी ओहदेदारान भी सामने लाए जाएंगे और पंजाब की जो आयरन लेडी हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनके होते हुए ऐसे अनासिर कामयाब नहीं होंगे। कोरोना में डॉक्टर साहिबा ने शानदार परफॉर्म किया है। नाज़रीन, अब हुकूमती मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है, वाज़ेह है कि जी हुकूमती नुमाइंदे दरअसल कहना ये चाहते हैं कि मरियम नवाज़ ग्रुप सोची समझी साजिश के तहत हुकूमत के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहा है। अच्छा, असद उमर नून लीग का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो देखकर कहते हैं कि नून लीग जालसाजी में माहिर है और कोई बात नहीं है कि नवाज शरीफ की जाली वैक्सीनेशन का ड्रामा ये खुद इन्होंने रचाया हो। अब नाज़रीन की बात रिकॉर्ड पर भी है ना कि चाहे कैलेब्री फॉन्ट का मामला हो, चाहे कतरी ख़त का मामला हो, या चाहे नवाज शरीफ साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उसका मामला हो, नून लीग पर जालसाजी का इल्ज़ाम बहुत से मामलात में लगा है। ये बात ऑन रिकॉर्ड है। अब लग ऐसा रहा है कि ये सब जो खेल है ना ये शायद NRO लेने के लिए किया जा रहा है, और ये बात ऑपोजिशन भी अच्छे से जानती है कि करप्शन केसेस इसकी बहुत बड़ी कमज़ोरी है जो हुकूमत के हाथ की है, और हुकूमत इसी को बुनियाद बनाकर बाकायदा ऑपोजिशन पर तंज भी करती हुई नज़र आती है। और वज़ीर आज़म साहब भी इसी बात को बुनियाद बनाकर क्या बता रहे हैं कि एब्सोल्युटली नोट वाली बात, जो बात आपको याद होगी, बल्कि प्राइम मिनिस्टर का क्लिप होगा, टीम वो ज़रा चला दीजिएगा। सुना आपने वज़ीर आज़म को, इनके कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि जी वो करप्ट नहीं है, इसीलिए वो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं, गलत को गलत कहने की जुर्रत कर सकते हैं। अगर उनकी दौलत भी बाहर पड़ी होती तो वो कभी भी अमेरिका से दो टोक अंदाज में बात ना करते। और वज़ीर आज़म ने दरअसल ये बात कहकर अपोजिशन की जो दुखती रग है ना उस पर हाथ रखा है और उन्हें आईना दिखाते हुए कहा है कि ये सिर्फ अपना फ़ायदा सोचती है, धांधली करना चाहती है, शफाफ इंतखाबात का रास्ता बंद करना चाहती है। अब ये जो इंतखाबी इस्लाहात हैं उस हुआ जिसका डर था, पहले JUI की पीपल्स पार्टी से बिगड़ी और अब नून लीग से भी इसके मामलात ख़राब हो रहे हैं। क्यों मामलात ख़राब हो रहे हैं? ये क्लिप होगा, ज़रा ये आप देखिएगा, आपको काफ़ी समझ आ जाएगी जी। तो अब बात कुछ यूँ है कि जी अपोजिशन जमातों का जो इत्तेहाद है वही बची कुची जमातें जो पीपल्स पार्टी और ANT और ANP के निकलने के बाद रह गई हैं।
अब इस PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी से रब्ता किया और इस रब्ते में इंतखाबी इस्लाहात कमेटी से मुतालिक जो खदशात हैं उनका इजहार किया गया। अब ज़राए क्या बताते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का कहना था कि JUI किसी इंतखाबी इस्लाहात कमेटी का हिस्सा नहीं होगी और वो ये कहते हैं कि जी JUI किसी प्लेटफॉर्म पर इमरान खान हुकूमत के साथ नहीं बैठेगी। PDM का हिस्सा होने पर नून लीग को किसी भी मामले पर उसे एतमाद में लेना होगा। अच्छा, ये बात इसलिए की जा रही है इसलिए कि जी गुज़िश्ता रोज़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से अपोजिशन और हुकूमती रहनुमाओं की मुलाकात हुई और उस मुलाकात में नून लीग के रहनुमा भी शरीक थे। अब यही वजह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को शायद ये बात हज़म नहीं हुई है। शायद नून लीग ने इस मुलाकात के हवाले से JUI के सरबराह को किसी खाते में ना लिया हो, इसीलिए खबरें गर्म है कि मौलाना ने शाहिद खाकान अब्बासी को फ़ोन किया और क्या कहा कि नून लीग को हर मामले पर उनसे मशवरा करना होगा। और जब शाहिद खाकान अब्बासी से पूछा गया कि मौलाना ने आपको इस हवाले से फ़ोन किया है तो सवाल का जवाब बड़ा स्मार्टली गोल करते हुए नज़र आए। कभी कहते कि जी मौलाना का फ़ोन आया ही नहीं, फ़ोन नहीं आया था, और कभी कहते कि मौलाना का फ़ोन आया था। अब खबर ये है, वाकिफ़ान हाल ये कहते हैं कि नून लीग और JUI में लड़ाई हो गई है या अब दोनों जमातों में लड़ाई का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। अब देखा जाए नाज़रीन, तो एक तरफ अपोजिशन को पाकिस्तान की दुनिया में साख ख़राब हो जाने का डर है और ऐसे वक्त में जहाँ इंतखाबी इस्लाहात नागुज़ीर हैं, अपोजिशन ना सिर्फ हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी कर रही है बल्कि ये आपस में ही इतना लड़ते चले जा रहे हैं, दस्तों गिरबां होते दिखाई दे रहे हैं। जबकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब वोट की अहमियत को अच्छे से समझते हैं, वोट को असल मायनों में इज्जत देना चाहते हैं और वो भी किसी मुफादात से बालातर होकर। ये दुरुस्त है कि वोट को लेकर इमरान खान साहब की जो सोच है वो शुरू से लेकर अब तक मुस्बत और बड़ी क्लियर, बड़ी वाज़ेह रही है। ज़रा क्लिप देखिएगा। अच्छा, वोट की ताकत क्या होती है इमरान खान साहब ने बता दिया, लेकिन असल मायनों में वोट को ताकत तब मिलेगी जब इंतखाबी इस्लाहात हो जाएंगी, इंतखाबात शफाफ हो जाएंगे, फिर वोट को इज़्ज़त के साथ साथ असल ताकत मिलेगी। लेकिन अगर ऐसे ही एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये जो पिंडोरा बॉक्स है ये खोलने का सिलसिला जारी रहा तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अगस्त 2021 से वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में यकसा कौमी निसाब के नफाज का ऐलान किया था, जिसके बाद बलोचिस्तान की जो सूबाई हुकूमत है उसने रवां साल से निसाब नाफिज करने से माजरत भी जाहिर कर दी थी। अलबत्ता अगले तालीमी साल में इस निसाब को सूबे में नाफिज करने की यकीन दहानी ज़रूर करवा दी गई है। अच्छा, हुकूमत सिंध इस निसाब पर आमादा होने के लिए तैयार नहीं है और वफाकी हुकूमत का यकसा कौमी निसाब के दिफा में ये कहना है कि इस पूरे अमल को बड़ी जिम्मेदारी और उम्दा तरीके से अंजाम दिया गया है और ये प्रोसेस 1.5-2 साल तक चलता रहा। तालीम के हवाले से काम करने वाली हर अहम जो NGO है उसको मुशावरत में शामिल किया गया और सरकारी और निजी सतह पर जो मारूफ माहिरीन तालीम हैं वो भी इसमें शरीक रहे। इसके साथ साथ बेशुमार जो मुसन्निफ़ीन हैं जो बरसों से बच्चों की किताबें लिख रहे हैं उनसे भी राय ली गई। अच्छा, मजहबी हलकों को तो ख़ास तौर पर इस हर मरले पर मुशावरती अमल में रखा गया और ख़ास से लंबे चौड़े हिसाब किताब के बाद ये जो यकसा कौमी निसाब है इसकी तश्कील मुमकिन हो सकी है। अच्छा, मगर दूसरी तरफ ये जो यकसा कौमी निसाब है इसके नफाज के ऐलान के बाद से जो मुल्क के तालीमी हलके हैं और सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे कि एक किस्म की बहस छिड़ गई है और निसाब के हवाले से जो मुख्तलिफ एतराज़ात हैं वो सामने आ रहे हैं। आज इस बारे में बात करने की मैं कोशिश करूंगी और इस कौमी निसाब पर होने वाले जो एतराज़ात हैं और वो गलतियां जिनकी निशानदेही जो तज्ज़ियाकार और जो मुसन्निफ़ हैं वो कर रहे हैं। मेरे साथ बहुत ही सीनियर और मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, मुसन्निफ़ हैं, तज्ज़ियाकार हैं, कॉलम निगार हैं, आप TV पे भी देखते हैं। औरिया मकबूल जान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया औरिया साहब ज्वाइन करने के लिए। तारीख दान, मुसन्निफ़, माहिर तालीम है जी प्रोफेसर डॉक्टर याकूब खान बंगर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। और माहिर तालीम है डॉक्टर सलमा मसूद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। मैं तमाम मेहमानों से एक ही सवाल पूछूंगी, आप सवाल सुन लीजिएगा और बारी बारी तमाम से जवाब तलब करना चाहूँगी। सबसे पहले ये सवाल आप सुनिएगा और ये सबसे पहले मैं आपसे जवाब लेना चाहूँगी। और ये सब कुछ तालीमी माहिरीन जो हैं वो ये राय रखते हैं, इस राय का इजहार करें कि जो यकसा कौमी निसाब है इसमें मज़हब इस्लाम को
ज़रूरत से ज़्यादा जगह दे दी गई है? ये बड़ा सेंसिटिव सवाल है वैसे नाजरीन, ज़रा इस सवाल की गहराई में जाने की कोशिश कीजिए कि बाकी औरिया साहब आप इस गुत्थी को सुलझा देंगे कि इस्लाम को ज़्यादा ज़रूरत दी गई है। एतराज़ ये कि जी इस्लामियात के अलावा उर्दू है, अंग्रेज़ी है, माशरती उलूम है, जिसमें मजहबी जो मवाद है उसको शामिल कर दिया गया है। अभी जो गैर मुस्लिम बच्चे हैं उनका ख्याल नहीं रखा गया, ऐसा कहा जा रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये सवाल 1947 में कर लेना चाहिए था कि एक बहुत बहुत ज्यादा जगह दे दी गई है इस्लाम को, मुसलमानों को अलहदा ममलकत मांगने चल पड़े हैं। क्या अजीब लोग हैं ये, पाकिस्तान यानी बरसगीर पाकिस्तान को तकसीम करने चले पड़े हैं। ये बड़ी गलत, बहुत गलत बात कर रहे हैं। फिर जब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उसमें तो अकलीतें भी साथ थी, उस वक्त कह रहे थे कि जनाब आपने क्या कर दिया, आपने करारदाद मकासद जो है वो उसका प्रियम्बल बना दिया। उस वक्त तो प्रियम्बल था, आपने उसके अंदर कहा कि जी अरबी पे पढ़ाओ, आपस में कहा कि कुरान भी पढ़ाओ, उसी के अंदर प्रिंसिपल पॉलिसी में आपने लिख दिया। आपने कहा रिबा खत्म करो, उस वक्त बोल लेना चाहिए था। मसला सारा ये है कि बुनियादी तौर पर किसी ने ज़बरदस्ती किसी को नहीं कहा। हर सोसाइटी में उसकी कहानियाँ उसके मज़हब से, उसकी अखलाकियात से डिटरमिन होती हैं। आप मुझे बताइए, क्या यूरोप में से सांता क्लॉज की कहानी निकल सकती है? क्या क्रिसमस ट्री निकल सकता है? क्या उसकी अपना होती है गुड फ्राइडे निकल सकता है? क्या हैलोवीन का त्यौहार निकल सकता है उनकी उर्दू की, उनकी अंग्रेजी की नज़मों में से? क्या वहाँ अपना वो जो होता है आपका, आज हम भी बहुत मनाते हैं 14 फरवरी को, वैलेंटाइन डे निकल सकता है? ये उनके मज़हब के साथ साथ उनकी तहजीब का हिस्सा बन जाते हैं। और जो बड़ा मज़हब होगा, आप मुझे बताइए कि किस अंग्रेजी, किस बरतानिया में ईद के त्यौहार को पढ़ाया जाता है? कहाँ कहा जाता है कि बकरी को ज़िबा किया जाए और ऐसे ज़िबा किया जाए, लिटा के ज़िबा किया जाए? कहाँ रमज़ान को बताया जाता है कि फलां बंदा रोज़ा रखता है? और उर्दू की कहानियों में रोज़ेदार की कोई नज़म शामिल है? मुझे बताएं। फ्रांस में शामिल है, जर्मनी में शामिल है, इंग्लैंड में शामिल है, अमेरिका में शामिल है? नहीं शामिल। जो सोसाइटी में प्रिवेलिंग मजहब होता है उसी के हिसाब से चीजें निकलती हैं। आप इंडिया का सारे ड्रामे उठा लें, वो भगवान की पूजा कर से बाहर, आप क्यों नहीं मार उसको कहते उस अदीब प्रचार को कि ये भगवान की पूजा क्यों कराते हो? ये सुबह सवेरे पाकिस्तान के ड्रामे बिस्मिल्लाह क्यों कहलाते हो? ये उसको वो क्यों करता है? असल मसला ये है कि आप 2 या 3% अक़लियत, उसको मुकम्मल हक़ होना चाहिए उनको हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आप 15-20% की अक़लियत मुसलमान मौजूद हैं, वहां तो ये सवाल नहीं उठाया जाता। वहां तो कोई नहीं कहता कि उनकी शेक्सपियर से जबरदस्ती लिखवाओ यार। ये शेक्सपियर का बच्चा क्यों लिखता, क्यों नहीं है? ये वर्ड्सवर्थ क्यों नहीं लिखता मुसलमानों के बारे में? ये अपना कीट्स क्यों नहीं लिखता? ये ताज़ा जो है सबसे बड़ा जो कौन सा आ गया था अभी, जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस वाला जिसने यूलिसिस लिखी थी, जेम्स जॉयस, ये क्यों नहीं लिखता? मार दो, कत्ल कर दो यार उन लोगों को जो कि ऐसे लोग हैं कि जो इस्लाम के बारे में कहानियां भी लिखते हैं, जो कहते हैं कि एक मौलवी है अहमदीन कासमी की कहानी। हालत ये है कि प्रिवेलिंग मजहब का आलम ये होता है कि अंग्रेज के ज़माने में पंडित दिया शंकर नसीम ने लिखी थी मसनवी ज़ैर इश्क। उसमें पहले उसने हमद लिखी, फिर उसने नात लिखी, ये हिंदू लिख रहा है और अदीब है, और फिर उसने मनकबत लिखी हज़रत अली के इमाम हुसैन की। फिर उसने कहा कि बस्ती में था एक सौदागर, दुख्तर उसकी थी एक नेक अख्तर। फिर उसको कहानी शुरू करता है। मजहब प्रिवेल करता होता है, आपके अदब में प्रिवेल करता है, आपके माहौल में क्रिएट करता है, आपकी ज़िंदगी में क्रिएट करता है, आपकी अखलाकियात में क्रिएट करता है, आपकी अदालतों में कसम पे क्रिएट करता है। बाइबल के कसम खाई जाती है। ठीक है जी, ठीक है। और ये सब इसी सवाल को मैं आपकी तरफ लेकर आ रही हूँ। डॉक्टर मंगेश, आपका इस पे क्या मौक़िफ़ है, आपकी क्या राय है? जी मेरे ख्याल में डॉक्टर साहबा इसके अंदर तीन चार बड़ी अहम बातें हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि औरिया साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बयान की हैं। मैं तो बड़ा हैरान हुआ हूँ ज़रा थोड़ा सा सुन के। हमें वेस्ट को कॉपी करना है तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। मतलब अगर इस तरह से कॉपी करना है तो फिर बाकी उनकी भी चीज़ें हमें कॉपी करनी चाहिए। कभी हम कहते हैं कॉपी करनी चाहिए, कभी हम कहते हैं नहीं कॉपी करनी चाहिए। मतलब ये पिक एंड चूज़ बड़ा मज़ेदार किस्म का है। और मुझे आज ही पता चला है कि हैलोवीन का रिलीजन से ताल्लुक है या वैलेंटाइंस डे का रिलीजन से ताल्लुक है, तो ये बड़ी अजीब किस्म की बात है। ये तो मेरे ख्याल में वेस्ट में भी शायद किसी को ना पता हो। दीज आर कल्चरल थिंग्स। कल्चर और मजहब में बहुत फ़र्क है, वो एक चीज़ नहीं है। उसका इन्फ्लुएंस हो सकता है मगर एक प्रॉपर मजहब और एक कल्चर एक
एक फ़र्क है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन जो है, औरिया साहब ने इसकी भी ज़रा बात की कि जी 47 और बाद में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस और वो 73 का जो आइन है, उसके अंदर आर्टिकल 22(1) में लिखा है, No person attending any educational institution shall be required to receive religious instruction or take part in any religious ceremony or attend the religious worship if such instruction, ceremony or worship relates to a religion other than his own. So ये कॉन्स्टिट्यूशन की एक बात है जो कि पाकिस्तान का आइन है, जो कि मुसलमानों ने ही बनाया है, तो उसमें कोई अजीब बात नहीं कर रहे। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के बारे में बात है और ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में की बात है। ये किसी अदीब की बात नहीं है, ये किसी क्या कहते हैं फिल्म की बात नहीं है, ड्रामे की बात नहीं है, ये किसी भी चीज़ की बात नहीं है। ये सिर्फ कि स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ उसकी बात है, सिर्फ वहाँ तक महदूद है। और जो लोग इसके ऊपर थोड़ी बहुत तनकीद कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के, वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रह के बात कर रहे हैं, इससे आगे की बात नहीं कर रहे। मैं आपको एक बड़ी छोटी सी एग्जाम्पल दूँ। आज अगर इंडिया में ये जिस तरह से मोदी है, मोदी की गवर्नमेंट है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हिंदुज़म पढ़ाने की कोशिश करिए, हिंदुज़म को चढ़ाने की कोशिश करिए, वहाँ के सारे मुसलमान इसके खिलाफ हैं, वहाँ की सारी अक़लियतें इसके खिलाफ हैं, हम भी यहाँ इसके खिलाफ बात करते हैं। तो वो भी इसी वजह से ना कि जी अगर एक मुसलमान बंदा इंडिया में पढ़ रहा है, एक मुसलमान लड़का स्कूल में पढ़ रहा है, तो वो हिंदुज़म के बारे में क्यों पढ़े, वो सिर्फ अपने मजहब के बारे में पढ़े। ठीक है, तो ये एक पाकिस्तान में तो एक कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, इससे और किसी और चीज़ का ताल्लुक नहीं है। और हर मजहब में बड़ी अच्छी बातें देखें, यहाँ अगर पाकिस्तान में वो चाहते कि हर बंदा एक ही मजहब के बारे में पढ़े तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देते, फिर तो इस पे तंकीद करने वालों का एक थ्योरेटिकल आर्गुमेंट हो सकता था, पर प्रैक्टिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल आर्गुमेंट ना होता। ठीक है, तो ये एक बड़ी एक अहम किस्म की बात है और इसके पीछे पर्पस अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। देखें ज़ियाउल हक साहब थे, उन्होंने वो रिलीजन को लेके आए, कोई इससे इख्तलाफ नहीं करता कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। वो अचानक ही लोग ना डिबेट एक कंप्लीटली दूसरी साइड पे ले जाते हैं कि ये जी इस्लाम के खिलाफ है, ये एक मजहब के खिलाफ है, ये हमदो नात के खिलाफ है। कौन है इसके खिलाफ? कोई भी नहीं है। वो डिबेट ऐसी अजीब तरीके से साइडलाइन कर देते हैं कि असल मुद्दे पे बात ही नहीं आती। अब देखें औरिया साहब अदीबों की बात कर रहे थे, अदीबों की तो इसमें बात ही नहीं है, मतलब उसका तो इससे ताल्लुक ही नहीं है। जिस अदीब का जो दिल चाहे लिखे, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। डॉक्टर बंगश, ठीक है जी, चलिए मैं दोबारा आपको मौका देती हूँ आपकी इजाज़त से। डॉक्टर सलमा, ठीक है, आपकी इजाज़त से मैं जो हमारी तीसरी मेहमान है डॉक्टर सलमा, उनको भी ज़रा शामिल गुफ्तगू कर लूँ। जी डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या इस पर? जी आपने जो अभी फरमाया और यह सर ने भी बहुत ठीक कहा, प्रोफेसर साहब ने भी कहा। पहले हमें ये सिचुएशन एनालिसिस करना है कि जो सिंगल नेशनल करिकुलम है उसमें क्या वाकई उसको हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई इस्लामियात को? अगर आप देखें ऐसा नहीं है, और इसको एक मजमून के तौर पे पढ़ाया जा रहा है। इसका असर बाकी तमाम मज़ामीन पे नहीं है, इट्स नॉट परवेसिव। ये एक सब्जेक्ट के तौर पे एक इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान में पढ़ाया जा रहा है। आई थिंक इसमें अगर हमने SLC पे बात करनी है, उस पर और बहुत से एस्पेक्ट्स हैं। एज रिगार्ड्स इस्लामियात जान, मुझे उसमें ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि जिसमें कहा जाए कि इस्लामियात को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है और उसमें वो बच्चे जो कि इस्लामियात नहीं पढ़ सकते, आई मीन टू से उनका इस्लाम उनका रिलीजन नहीं है, बहुत से मज़ाहिब के लिए इकट्ठा जो है एक अलग सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो दिस आई थिंक इज़ नॉट द पॉइंट जो कि हमें SMC के लिए एज एजुकेशनिस्ट थोड़ा सा एप्रीहेंसिव करता है। बहुत से और पॉइंट्स हैं, जैसे आप देखिए कि सिंगल डैश जी, राइट, थैंक यू जी जी, आप प्लीज कंप्लीट कर लीजिए, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। ऑलराइट, मैं यही कह रही थी, सिंगल नेशनल करिकुलम जो है वो बहुत ज़्यादा उस पर तहकीक हुई, बहुत काम हुआ और कंपैरेटिव एनालिटिकल स्टडीज़ भी की गई हैं। लेकिन जो चीज़ आप जहन में हमारे आती है वो ये है कि बहुत कम वक्त में अब इसकी सोच बेहतरीन है, इसके मकासद इरादे बहुत अच्छे, लेकिन इसको जो अमली जामा पहनाया गया है उसके बाद हम क्लेम करते हैं ऑब्जेक्टिव्स, वो मटीरियलाइज नहीं हो सकेंगे। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, तमाम यकसान, इसका नाम ही यकसान निज़ाम तालीम है, सिंगल नेशनल करिकुलम है। ठीक है, आपने बैंड दिया, आपने सब कुछ दे दिया, लेकिन आपने व्हाट पे बहुत काम किया है, हाउ पे काम नहीं हो रहा। और उसमें निज़ाम जो आपका है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, उस पर भी बहुत काफ़ी हद तक खामोशी है और उसमें बहुत सी एनॉमलीज
ब्रेक से वापस आइए, कुछ मिसालें आ सकती हैं। ठीक है जी, ये कौमी निसाब की जो ख़वातीन की जो अक्कासी है और जो सकाफ़ती इक़दार है उस पर होने वाले बहुत से एतराज़ात सामने हैं, जैसे कि एक तस्वीर भी मौजूद है, इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। की एक तस्वीर है जिसमें एक फैमिली दिखाई गई है, उसमें बाप और बेटा पैंट और टी शर्ट पहने हुए हैं और माँ और बेटी ने हिजाब पहना हुआ है और माँ बेटी को ज़मीन पर बैठे दिखाया गया है। अब ऐसी तस्वीर इस्लामियात के अलावा जो दूसरी किताबें हैं उनमें भी हैं। अब जहाँ ख़वातीन और बच्चियों को यकीनी तौर पे हिजाब में दिखाया गया है, अब एतराज़ उठाने वाले, एतराज़ करने वाले इस बात पर एतराज़ कर रहे हैं कि जी मर्दों और बच्चों के लिबास मौके की मुनासबत से दिखाए गए हैं, कहीं वो मगरबी लिबास पहने हुए हैं, कहीं रिवायती शलवार कमीज़ या फिर पेशा वाराना जो लिबास है वो पहने हुए हैं। और सवाल ये उठाया जा रहा है कि एक लड़की या औरत अपने बहन भाइयों और वालिदैन के साथ हिजाब पहनकर क्यों बैठेगी। इसके साथ एक सवाल ये भी उठाया गया कि अगर लड़के अपनी ये कुतुब में ख़वातीन और बच्चियों को सिर्फ सर ढांपे ही देखेंगे या हिजाब में देखेंगे तो वही सोच सकते हैं कि जी उनकी जो किताबों में दिखाई जाने वाली ख़वातीन से मुख्तलिफ जो लिबास पहनने वाली ख़वातीन हैं, जो उससे मुख्तलिफ लिबास पहनती हैं यानी हिजाब नहीं पहनती हैं, तो उनको तो हिरासा करना जायज़ है और उनको हिरासा ही करना चाहिए चूँकि उन्होंने हिजाब नहीं पहना हुआ। डॉक्टर, पहले मैं औरिया मकबूल साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। जी, पहली बात तो ये है कि ये जो तस्वीरें होती हैं ज़ाहिर बात है इमेजेस के तौर पे रहती हैं और इसको तस्वीरों को बेहतर भी किया जा सकता है। मैं इसमें कतन, मेरे यहाँ तो इस्लाम में होता यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो सैयदा फातिमा के लिए चादर बिछाते हैं, किसी मर्द के लिए नहीं बिछाते और उनका उठ के एहतराम करते हैं। सिंपल सी बात है, हमारे यहाँ तो मतलब पहली बात तो एक बात ये बताऊँ, कहा गया कि जनाब वेस्ट की कुछ चीज़ें लेते हैं कुछ नहीं लेते। आप मुझे ये बताइए क्या हर माशरे की हर बुरी चीज़ ले ली जाती है? एक अच्छी स्टैंडर्ड मैंने बताया था, आपका एजुकेशन सिस्टम वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है, आप इस्लाम का एजुकेशन सिस्टम नहीं है, ये वो सिस्टम है जो अंग्रेज ने लाया था। मैंने वही कहा था कि उनके आबाओ अजदाद भी जब आप मुझे बताइए जब आप पाकिस्तान मूवमेंट पढ़ाएंगे तो आप क्या कहेंगे कि नेहरू को भी पढ़ाओ, उसके अंदर गांधी को भी लेके आओ कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया था, ठीक है, और राष्ट्रीय सेवक सिंह को भी लेके आओ जो उस वक्त बन चुकी हुई थी 1925 में कि जिन्होंने मुसलमानों के गले काटे थे, लेके आए ना, तो बराबरी करनी है ना भाई हमने। अच्छा, फिर हमने उर्दू अदब पढ़ाना है या उर्दू पढ़ाना है। आप मुझे ये बताइए उर्दू के तलाज़मे कहाँ से निकालें गया? मैंने अभी मिसाल दी कि पंडित दिया शंकर नसीम जो है वो मसनवी लिखता है तो उस मसनवी में सबसे पहले हमद लिखता है, ठीक, वो गालब पढ़ाते हैं। अब दूसरी बात एक और की गई, इंडिया जो है, इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, पाकिस्तान सेकुलर स्टेट नहीं है, पाकिस्तान इज़ एन इस्लामिक रिपब्लिक। और वो इस्लामिक रिपब्लिक जो है वो ये कहती है, जो उन्होंने आर्टिकल पढ़ा है वो ये है कि हम मजबूर नहीं करेंगे किसी तौर पर। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या हमने कभी ज़िंदगी के अंदर अल्ताफ़ सा नहाली या इनके अलावा हमने कोई दूसरे शायर नहीं पढ़ाए? क्या कृष्ण चंद्र नहीं पढ़ा जाता रहा? अभी भी पढ़ा जाता है उसके अंदर। क्या सादत मिनटो नहीं पढ़ा जाता रहा? वो कौन सा टोटल इस्लामिक है? आज भी पढ़ा जाता है, आज भी शामिल है निज़ाम के अंदर। आप जब अदब पढ़ाएंगे और लिटरेचर पढ़ाएंगे, और उर्दू अदब लिटरेचर से बनता है, उर्दू अदब को अफसानवी चीज़ नहीं होती क्या आपने खुद क्रिएट कर लिया। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि अगर हिजाब पहनाया गया भी है तो एक माशरे की हया का एक एलिमेंट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ होती है। उसमें आप बगैर हिजाब वाले भी अगर कोई लड़की लाते, मुझे कोई एतराज़ नहीं। बचपन अल्लाह और रसूल जो है वो कोई एतराज़ नहीं करता कि बचपन के अंदर ख़ास घर के माहौल के अंदर ये किया जाए, मुझे कोई। लेकिन असल मसला ये है, आपका सबसे मसला जिस पे कोई छेड़ नहीं रहा, जिस पे वो मोहतरमा ने बात की थी कि दुनिया की 5000 साल की तारीख में कोई एक कौम ऐसी नहीं है जिसने किसी दूसरे की जुबान में इल्म हासिल किया हो। ये बिके हुए लोग हैं पाकिस्तान के जो इस वक्त तालीमी निज़ाम वाले हैं। ये पाकिस्तान में 1 लाख बंदों के लिए निज़ाम बनाना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम का। दुनिया में हमें कहते हैं अंग्रेजी तुम्हारा मसला है, कोई नॉर्वे से नहीं कहता, कोई स्वीडन से नहीं कहता, कोई डेनमार्क से नहीं कहता, कोई ऑस्ट्रेलिया से नहीं कहता, कोई फिनलैंड से नहीं कहता। 25-25 लाख के मुल्क हैं अपनी जुबान में PhD करवा रहे हैं। पाकिस्तान से लोग उठ के जाते हैं, स्कॉलरशिप लेते हैं, 6 महीने में उनकी लैंग्वेज सीखते हैं, MA और PhD करके आ जाते हैं। हालत यह है कि आप जो इशू है, इशू आपका जुबान है, उस जुबान के अंदर आप सिखाना नहीं चाहते। आप हालत यह है कि दुनिया में प्रिंसिपल तय है, यू कैन लर्न इन समबडी एल्स लैंग्वेज बट यू कैन नॉट बी क्रिएटिव इन समबडी एल्स लैंग्वेज। आप एक आदमी की दूसरे की जुबान में सीख सकते हैं लेकिन तरक्की नहीं करते। एक फ्रांसीसी बच्चा डच सीखता है, जर्मन सीखता है, उसके बाद अपना फ्रांस सीखता है, एक और जबान सीखता है। फिनलैंड का बच्चा सीखता है, यहाँ बातें करते हैं तुम अरबी सिखाते हो, यहाँ चीखने लग जाते हैं, खड़े हो जाते हैं।
जहां कहते हैं तो हम फारसी सिखाते सीखने लगे। यानी तमाशा बनाया हुआ है पाकिस्तान के बच्चों को, 1 लाख बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, जो इनके ओ लेवल में और ए लेवल में रजिस्ट्रेशन में पढ़ते हैं, उसके लिए सारे के सारे चीख रहे हैं। किसी को 22 करोड़ बच्चों का कोई ध्यान नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर बंगिश आपकी तरफ आना चाहूंगी, यही सवाल, इस पर आपका मैं कमेंट चाहूंगी, फिर डॉक्टर साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। जी डॉक्टर साहब, पहले तो मैं वो डॉक्टर सलमा की बात की तायीद करूंगा कि एक मुल्क में एक सिंगल नेशनल करिकुलम होना कोई गलत चीज़ नहीं है, बल्कि बड़ी अच्छी चीज़ है कि एक किसी गवर्नमेंट ने इसके बारे में सोचा। मगर ये जिस तरीके से करना चाहिए उसके अंदर मेरे ख्याल में कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और वो इसी वजह से हैं कि उसको बेहतर बनाया जाए। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दूँ कि अगर मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, अगर मैं एक क्लास का सिलेबस चेंज करना चाहूँ तो उसको एक्सपेरिमेंट करते हुए, चेंज करते हुए तकरीबन 1 साल लग जाता है। यहाँ पूरे मुल्क का करिकुलम की चेंज करने की एक्सरसाइज 6 से 7 महीने में हुई है, तो वो बहुत जल्दबाजी में हुई है। अगर आप टेक्स्ट बुक्स देखें तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स तक है। जो एनसीसी की चेयर है डॉक्टर मरियम चुगताई, उन्होंने तो माना भी है कि मिस्टेक्स हैं, इनको ठीक करना पड़ेगा, इनकी एडिशंस निकालेंगे। तो यही बहुत लोगों ने पॉइंट आउट किया कि बड़ा अच्छा एक अमल है, इसको जरा सोच के करें और आराम से करें, ये कोई जल्दबाजी में करने की बात नहीं है। सो पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो आपने वो लड़कियों वाली बात की, वो भी देखें ना, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द पिक्चर पर से, मगर आप सबको शो करें। मतलब मुझे जैसा ओरिया साहब भी कहते हैं, नहीं पड़ता जा रहा है। ठीक है, ठीक है। लड़की को आप अच्छा, दूसरा मैं क्लियर कर दूं कि हो सकता है कि मेरे एतराज़ात ना हो, ये जो सोशल मीडिया पर एतराज़ात हो रहे हैं, डिफरेंट जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उससे रिलेटेड मैं आप लोगों की राय जानना चाह रही हूँ और उन्हीं लोगों तक पहुँचाना चाह रही हूँ जो एतराज़ात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि कुछ लोगों का ना, वैसे आपको भी पता है कि इतराज करने का बस शौक होता है, ठीक है। अब ये देखिए, वो जो क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ तो करना है ना, आप ट्विटर पे हैं तो ट्वीट भी करनी है, चाहे कुछ भी कर दें, अगर आपने सोशल मीडिया इस्तेमाल करना है तो कुछ तो कहना ही है। जी, तस्वीर दिखाई, अब करना क्या चाहिए कि उस तस्वीर को हर दूसरी तस्वीर से जो उस किताब में कंपेयर करना चाहिए। क्या लड़की को हमेशा हिजाब के साथ दिखाया है? अगर हमेशा दिखाया है तो फिर गलत है, बिकॉज हर लड़की पाकिस्तान में हिजाब नहीं पहनती। किसी के सर पे आप दुपट्टा दिखाएं, किसी के कंधे पे आप दुपट्टा दिखाएं, पूरी वैरायटी दिखाएं, क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ा मिक्स किस्म का कल्चर है, बिल्कुल जिस तरह लोग रह रहे हैं। यहाँ बच्चियां हैं जो हिजाब 3 साल की उम्र से पहन लेती हैं, पर कुछ है जो कि 20 साल में भी नहीं पहनती। आप पूरी वैरायटी दिखाएं और कहेंगे जी ऐसे पाकिस्तान है, तो मेरे ख्याल में उसमें कोई इशू नहीं है। उसमें जरा अगेन सेंसिटिविटी चाहिए। डॉक्टर मरियम चुगताई ने अभी पूरी हायर एजुकेशन HEC के थ्रू सब यूनिवर्सिटीज को खत लिखा है कि जी आप इसमें हमारी मदद करें। अब यही खत आप इमेजिन करें साल पहले लिखा जाता और पूरे 1 साल की एक्सरसाइज होती, जहां ये सारी टेक्स्ट बुक्स एकेडमिक्स वेट करते, उनको देखते, उनको प्लान करते, उनके बारे में काम करते, उनके बारे में कमेंट करते, ताकि जब वो टेक्स्ट बुक्स आती सामने तो उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट हुई होती, प्रॉपर ट्रेनिंग हुई होती। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मेरा इन्होंने नाम सिंगल नेशनल करिकुलम के एक्सपर्ट्स में डाल दिया सिर्फ इस बात से कि एक दफा मेरी किसी से गुफ्तगू हुई। वो गुफ्तगू तो चले मुफीद हुई, मगर आपने असल में काम तो उसके ऊपर बाद में शुरू होना था ना। बट इनको जल्दी थी कि बस कर लें। आइडिया बड़ा अच्छा है, मगर इसको करने का तरीका होना चाहिए। लास्ट जो मैं बात करूंगा वो ओरिया साहब ने की, मैं जरा इसको थोड़ा सा डिफरेंट रुख से करूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पाकिस्तान में मल्टीलिंगुअल हम हो। लोग घर में, अगर पंजाब में है, घर में पंजाबी बोलते हैं, स्कूल में अंग्रेजी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि हमें 3-4 ज़बानें आती। इसको लैंग्वेज इशू बनाना, वो जिस तरह से ओरिया साहब कर रहे थे, ये भी बड़ी गलत बात है। बिकॉज देखिए, पाकिस्तान के फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, इंजीनियर पूरी दुनिया में क्यों काम कर सकते हैं? अंग्रेजी आती है उनको। तो ये हमें एक बड़े फायदे की बात है कि हम मल्टीलिंगुअल हैं, इस पर कोई घबराने की, अफसोस करने की जरूरत नहीं है। और अक्सर हम उर्दू की बात करते हैं, मतलब मैं तारीखदान हूँ और मैंने इस पर काम भी किया। उर्दू और अंग्रेजी दोनों अंग्रेज ही लेके आए थे, बल्कि 1870s में अंग्रेज उर्दू को हमारी जबान बोलते थे, क्योंकि अंग्रेजों ने इसको डेवलप किया और अंग्रेज यहाँ लेके आए, क्योंकि ये लोकल यहाँ की जबान तो नहीं है, ये अंग्रेजों के जमाने में इसको फरोग मिला है। तो मल्टीलिंगुअल होने में कोई इशू नहीं है, उसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए, उसमें हमें प्राउड होना चाहिए कि हमें 3-4 जबानें आती हैं। आप फारसी ही पढ़ाएं, मतलब मुझे तो बड़ा अफसोस है कि पाकिस्तान में फारसी नहीं पढ़ाते। पढ़ाएं फारसी, हमें इकबाल कैसे आएगी समझ अगर फारसी नहीं आएगी। तो इसको लैंग्वेज का इशू भी नहीं बनाना चाहिए, ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, मिलियंस का मुस्तकबिल है। और ये सब आपका कमेंट मैं इस पे जरूर चाहूंगी जी। और ये साहब, ये आपने सुना होगा डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं, आप इस पे यकीनी तौर पर अपनी राय देना चाह रहे होंगे जी। देखिए, इंडिया में ओ लेवल इसलिए ख़त्म हुआ था कि उन्होंने एक पाबंदी लगाई थी कि दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ आकर अपना एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कर सकती। जिसको शौक है ना ओ लेवल पढ़ने का, वो जाकर दुबई में जाके इम्तिहान पढ़े, जिसके बाप को बहुत ज़्यादा पैसे आए हुए हैं, ठीक। लेकिन पूरे पाकिस्तान के, पूरे हिंदुस्तान के एक्सचेकर के ऊपर उसको कोई असर नहीं होना चाहिए। एक बात तो ये है, और उन्होंने फिर डेवलप किया सब कुछ, हर चीज़। एक बात बताएं, आपके लैंग्वेज के ऊपर बात हुई है, सबसे पहली बात है ये बुनियादी इशू है। क्या फ्रांस, उसको फ्रांस को नहीं परवाह है
कि उनके बच्चे जो इंजीनियर जब बाहर जाके पढ़े या काम करें? क्या नॉर्वे को, स्वीडन को नहीं चाहिए कि वो दूरी दुनिया में जाके अपना सर्विस करे? ये दुबई में जाते हैं, बाकी जगह जाते हैं। हम पाकिस्तान के हवाले से सोचें कि मेरा जो बंदा है, हमने ब्रेन ड्रेन की एक मशीनरी बनाई हुई है। यानी आप अंदाजा करें, आप ओ लेवल करते हैं, फिर ए लेवल करते हैं, फिर आगा खान के कॉलेज में जाके दाखिला लेते हैं, वहाँ से मेडिकल डिग्री लेते हैं, उसके साथ एक MA का MD का इम्तिहान पास करते हैं, अमेरिका में सेटल हो जाते हैं। हमने बुनियादी तौर पर वो बच्चा जो है ना, उसके दिमाग जो है ना, उसके इर्द गिर्द हमने जो माहौल बनाया है, वो माहौल जो है उसके अंदर पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता। वो चर्च बेल टॉल्स पढ़ता है, वो पढ़ता है सिंड्रेला पढ़ता है जब वहाँ से झूठ बोल के घर से निकलती है, वो पढ़ता है अपना ये बाकी सारी जितने, मैंने एक दफ़ा 18 बुक्स की लिस्ट, वो किंग लियर पढ़ता है। ये सारी चीज़ें उसकी ख्वाबों में सज जाती हैं। जब वो यहाँ से हम उसको पैसे बेच के, गाड़ी बेच के, घर बेच के या बहुत सारे पैसे दे के जब हम हिथ्रो एयरपोर्ट पे पहुँचाते हैं तो वो कहता है बैक इन माई ड्रीम वर्ल्ड, ये तो मेरी ख्वाबों की दुनिया है। उसको चकचकी की गिरगिर का पता ही नहीं होता, उसको पता ही नहीं होता कि अपना मुल्ला की अजान क्या होती है। वो तो अपने तमाम खाने जो है ना विलेज रेस्टोरेंट में जाके खाता है, वहां से वो बाप को खत लिखता है कि बाबा जो मैं इल्म हासिल जा कर रहा हूँ, इट हैज नो यूटिलिटी इन पाकिस्तान, मैं तो यहीं रहूंगा। और ये सब ठीक है, वक्त की कमी है, मैं आपकी इजाजत से डॉक्टर सलमा का लास्ट कमेंट ब्रेन ड्रेन शुरू किया। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। और ये सब मुझे सिर्फ मेरे पास आखिरी मिनट है, डॉक्टर सलमा आपका लास्ट कमेंट। जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि हम कोई भी नई चीज़ जब आती है उसको हम बहुत इमोशनली देखते हैं और जुजियात बन सकते हैं। हमें मेगा पिक्चर जो है उसको देखना चाहिए। और हम जो तस्वीर पे इतनी ज़्यादा हमने बात की, वो इतनी अहम चीज़ नहीं है, वो बेहतर तस्वीर से उसका मुतबादल मिल सकता है। वी कैन रिप्लेस इट। हमें बेसिकली सोचना ये है कि हम अगर यकसा निज़ाम तालीम का दावा कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि तमाम जो है निज़ाम तालीम, तमाम टीचिंग प्रोसेस उर्दू ज़ुबान में होगा, तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है और उसके बाद हमें ये निज़ाम या करिकुलम इंट्रोड्यूस करना चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि क्या इस जबकि स्टैंडर्ड सेट्स और प्रोसीजर्स दे दिए गए हैं, उसके हिसाब से आपके ख्याल में क्या इंग्लिश मीडियम स्कूल्स काम नहीं करेंगे? वो उसी तरह करेंगे। ये सारी तब्दीली अगर हमारे उर्दू मीडियम स्कूल्स में आ रही है, उन स्कूलों में नहीं आएगी, जो कि मुझे लगता है नहीं आ पाएगी, तो क्या हम तबकाती निज़ाम को तक़वियत क्या हमारा? ठीक है जी, तीनों मेहमानों का ठीक है जी, तीनों बहुत शुक्रिया। बड़ी हेल्दी डिबेट हो रही थी, बहुत अच्छी डिस्कशन हो रही थी, बहुत आम मौजू है, लेकिन वक्त की कमी मेरे तीनों का बहुत शुक्रिया अदा करना पड़ रहा है। वक्त ज़्यादा होता तो हम मज़ीद इसमें बात कर सकते थे। इसी के साथ डॉक्टर फैज़ अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़ सेम टाइम सेम चैनल की ज़िंदगी ने वफ़ा की। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।